Hi students, in the earlier video I explained to you the meaning of the term internal reconstruction और उसका definition आपने लिखा भी है. Internal reconstruction means reduction in the liability of a company without paying it. A joint stock company can go for internal reconstruction once in its lifetime with the permission of the court. यहाँ तक in the earlier video we have seen. Now we come to the actual accounting treatment. How the problems will be asked in internal reconstruction. What journal entries we have to pass. तो सबसे पहले तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के कोई भी प्रॉब्लम में व्हाट विल बी गिवन टू अस इज कंपनी का बैलेंस शीट. कंपनी का एक बैलेंस शीट 100% क्वेश्चन में दिया ही होगा. उसके नीचे 6 या तो 7 एडजस्टमेंट्स दिए गए होंगे, या तो 6 या तो 7 एडजस्टमेंट्स आपको दिए गए होंगे और ये सब एडजस्टमेंट्स के लिए हमें जर्नल एंट्रीज पास करने को कहेंगे. दिस विल बी अ फुल फ्लेज 15 मार्क का क्वेश्चन. ना ये जो 7 या 8 एडजस्टमेंट्स जो भी दिए गए हो उसके लिए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है. एंड आई टेल यू स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर में स्टार्ट टू फिनिश मैक्सिमम टू मैक्सिमम देयर आर टोटल 20 ट्रांजैक्शंस. कुल मिलाकर टोटल 20 ट्रांजैक्शन है और वो 20 में से भी मैं आपको बताता हूं, 20 में से भी इंपॉर्टेंट तो खाली 15 ही है. 15 ही इंपॉर्टेंट है. लास्ट वाले 5 ट्रांजैक्शन तो एकदम एंड में सिखाऊंगा मैं आपको. और ये 20 में से ही कोई भी 6 या तो 7 या तो 8 ट्रांजैक्शन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे. अब वो मुझे नहीं मालूम कौन से 7 पूछेंगे, तो वी हैव टू स्टडी ऑल 20 ट्रांजैक्शंस. लेकिन 20 में से हम लोग पहले खाली 15 सीखेंगे, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे और थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने के बाद मैं आपको और नए 5 ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, क्योंकि वो जो लास्ट वाले 5 ट्रांजैक्शन है वो जनरली एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं. चलो तो हम अब स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन का लिस्ट बनाना. लेकिन उससे पहले मैं और एक छोटा सा बात आपको बता दूं. द जर्नल एंट्रीज इन द टॉपिक ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आर पास्ड थ्रू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज कैपिटल reduction account. I repeat, the journal entries in the topic of internal reconstruction are passed through a separate account known as capital reduction account, which is a nominal account by nature. और nominal account का रूल है debit all expenses and losses, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. खास याद रखना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी कि अगर हमें लॉस हो, अगर हमें दुख हो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट कर देना. अगर हमें गेन हो, अगर हमें प्रॉफिट हो, अगर हमें खुशी मिले तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा. सिंपल सा बात. दुख हो तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करो, खुशी मिले तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करना. ओके, चलो आपके नोटबुक में अब आप हेडिंग दो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. हेडिंग दो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस. सबको दिखाई दे रहा है ये बोर्ड पे देख सकते हो. ओके, अगर नहीं दिखाई देता हो या कम दिखाई देता हो तो मैसेज करके बता देना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी मोर केयरफुल. ओके, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं. आप मेरे साथ ही लिख सकते हो. राइट डाउन द फर्स्ट वन.
मुझे आपको टोटल 15 ट्रांजैक्शन सिखाने हैं। ये एक ही सेशन में 15 तो नहीं होंगे, लेकिन जितने हो उतने बाकी के नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। सिंपल सा बात है। मान लो कि 5 साल पहले आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल 50 lakhs, 50 लाख रुपए में 5 साल पहले आपने एक जगह खरीदी जो कि आपका एसेट है, और आपने तब उसका 50 लाख पे किया। आज वही प्रॉपर्टी का मार्केट प्राइस 60 lakhs हो चुका है। नहीं, बेचना नहीं है, आपको बेचना नहीं है, लेकिन आपने जब खरीदा था तब आपने 50 लाख रुपए दिए थे, और आज वही प्रॉपर्टी की कीमत 60 लाख हो चुकी है। वैसे से उसकी कीमत 60 लाख हो चुकी है का मतलब है कि अगर आप इसे बेचना चाहो तो आराम से एकदम कंफर्टेबली आप उसे 60 lakhs में बेच सकते हो। यानी कि द करंट मार्केट वैल्यू एसेट का बढ़ गया। दैट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एक ही सवाल पूछूंगा स्टूडेंट, एक ही सवाल पूछूंगा यहां पर। 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी, आज उसकी कीमत 60 लाख हो चुकी है, तो बोलो, तुम ही बोलो, तुम्हें दुख हुआ कि खुशी मिली? खुशी मिली। हमारे प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ गया। अभी नेचुरली हमारे प्रॉपर्टी का कीमत बढ़ गया, हमारे एसेट का वैल्यू बढ़ गया, तो हमें खुशी मिली। और अगर खुशी मिले तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, एंड डेबिट विल बी गिवन टू वो एसेट जिसका वैल्यू बढ़ा। एसेट का नाम प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अगर मशीनरी का वैल्यू बढ़ा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। यहां पर एसेट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जब थियरी पढ़ते हैं तब देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द एक्चुअल नेम ऑफ द एसेट। वी राइट डाउन द जर्नल एंट्री एज एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट, जो एसेट बढ़ा उसका नाम, and 2 credit will be given to capital reduction account। आगे चलकर ये कैपिटल रिडक्शन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा, CR वर्ड लिखोगे, CR, इधर CR का मतलब समझा जाएगा, इट इज कैपिटल रिडक्शन। सो दैट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट इसका उल्टा सिचुएशन, इसका रिवर्स सिचुएशन, डिक्रीज in the value of an asset। हमारे एसेट का वैल्यू कम हो गया। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स खरीदे थे 10 लाख रुपए में, आज उसका मार्केट वैल्यू हो गया है 7 लाख। अब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट खरीदा था, आज उसका वैल्यू 7 लाख हुआ है, तो हमें यहां पर नुकसान हुआ है 3 लाख का। नुकसान यानी कि दुख हुआ। दुख हो तो कैपिटल रिडक्शन को डेबिट कर दो, यानी कि सीधा सीधा रिवर्स एंट्री पास होगा। द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजैक्शन इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, एंड 2 क्रेडिट विल बी गिवन टू दैट एसेट जिसका वैल्यू कम हुआ। लिखते जाओ प्लीज। आपके नोटबुक में ये दोनों ट्रांजैक्शन फटाफट से कॉपी हो जाने चाहिए। पहला ट्रांजैक्शन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, दूसरा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। एकदम सिंपल लॉजिक है। एसेट का वैल्यू बढ़ा, खुशी हुई, एसेट का वैल्यू कम हुआ, दुख हुआ। खुशी मिले तो कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट करो, और दुख हो तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। लिख दिया? ओके। थर्ड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया। हाँ, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया। चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया है। अब आपने वो 5 लाख जो लोन लिया था उसके ऊपर अब बैंक वाले बोलते हैं आपको 60,000 रुपया, 60,000 इंटरेस्ट का भी देना है। आपको लग रहा था कि आपको खाली 5 लाख ही चुकाना है, लेकिन नहीं, बैंक वाले बोलते हैं कि तुमने बराबर टाइम पे ये लोन नहीं चुकाया है, तो अब हमें 60,000 ज्यादा देना पड़ेगा। यानी कि यहां पर हमारा जो लायबिलिटी है उसका वैल्यू बढ़ गया। पहले मेरे बैलेंस शीट में बैंक लोन खाली 5 लाख का दिख रहा था,
लेकिन अब मुझे पता चला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो बैंक वाले को चुकाना पड़ेगा 5,60,000। एक बात यहां पर स्टूडेंट समझ लेना कि मैं एक्चुअल में पैसा नहीं चुका रहा हूं अभी, वो बात की बात है, लेकिन मेरे बुक्स में अब बैंक लोन के सामने 5 लाख अमाउंट नहीं रहेगा, अब बैंक लोन का अमाउंट हो जाएगा 5,60,000। यानी कि यहां पर लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया, और लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी अगर बढ़े तो दुख है, दुख हुआ, तो दुख हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा। तो द जर्नल एंट्री फॉर दिस विल बिकम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू वो लायबिलिटी का नाम जिसका वैल्यू हमें बढ़ाना है। अगर बैंक लोन बढ़ाना है तो जर्नल एंट्री पास होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। समझ रहे हो? और चौथा इसका उल्टा, डिक्रीज इन द वैल्यू, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी, लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। अब ये कैसे पॉसिबल है? ये भी तो पॉसिबल है। समझो कि आपके बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 1 लाख रुपया, मतलब कि हमें क्रेडिटर्स को लाख रुपया देना है। अब हमने क्रेडिटर्स को समझाया कि लुक क्रेडिटर्स, अभी थोड़ा फाइनेंशियल पोजीशन हमारा ठीक नहीं है, आप प्लीज थोड़ा पैसा माफ कर दो। तो क्रेडिटर्स ने कहा ओके चलो बस हम 10,000 रुपया माफ करने को तैयार है। जैसे ही क्रेडिटर्स हमारा 10,000 रुपया माफ कर दे तो अब मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का अमाउंट 1 लाख नहीं रहेगा, लेकिन अब मेरे बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हो जाएंगे 90,000। एक जमाने में मुझे लाख रुपया चुकाना था, लेकिन अब मुझे सिर्फ उनको 90,000 ही चुकाना पड़ेगा। यानी कि यहां पर जो मेरा लायबिलिटी है वो कम हुआ, और लायबिलिटी का कम होना, अरे यही तो चैप्टर का नाम है स्टूडेंट्स, बात समझने की कोशिश करो। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही आपने लिखा है, वेरी फर्स्ट लाइन जो आपने लिखा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन मींस रिडक्शन इन द लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी विदाउट पेइंग इट, और मैंने वही लिखा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 को मेहरबानी करके इंपॉर्टेंट मार्क करो, मार्क इट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को तो आना ही आना है। तुम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पास्ट का कोई भी क्वेश्चन पेपर देख लो, कोई भी, आपको जो 7-8 एडजस्टमेंट दिए होंगे उसमें से एक तो ये रहेगा ही रहेगा। क्यों ये रहेगा ही? अरे चैप्टर का नाम ही है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसका मतलब है लायबिलिटी कम करो, और मैंने वही लिखा है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी। और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ लायबिलिटी मींस हमें खुशी मिली, खुशी मिले तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, और डेबिट वो लायबिलिटी को कर दो, यानी कि द जर्नल एंट्री विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सीआर लिखा है, दैट इज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इजी थे, अरे सिंपल सा बात, टोटल सीखने के हैं 15 ट्रांजेक्शन, लास्ट के 5 को भूल जाओ, टोटल 15 सीखने हैं, 15 में से 4 तो सिखा दिया और आपको समझ में भी आ गया। क्या 4? एसेट का वैल्यू बढ़ा, एसेट का वैल्यू कम हुआ, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ा, लायबिलिटी का वैल्यू कम हुआ, एसेट का वैल्यू बढ़े खुशी, एसेट का वैल्यू कम हुआ दुख, लायबिलिटी बढ़ा दुख, लायबिलिटी कम हुआ खुशी। दुख हो तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, खुशी मिले तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। 4 ट्रांजैक्शन हुए, मैं ये बोर्ड को रफ कर देता हूं, राइट डाउन द 5th वन। ट्रांजैक्शन नंबर 5, 5वां ट्रांजैक्शन लिखता हूं आराम से, 8-9 तो आज हो ही जाएंगे, 4 तो हो गए, राइट डाउन द 5th वन। सेल ऑफ एन एसेट, सेल एसेट बेच देने का, एक्चुअल में एसेट बेच दो, मशीनरी जो फैक्ट्री में पड़ा है बेच डाल, फर्नीचर जो ऑफिस में पड़ा हुआ है बेच दे, कोई भी एसेट बेच दो। और एसेट अगर बेच दोगे, सोचो एसेट अगर आप बेच रहे हो, आपने गाड़ी बेच दी, आपने मशीन बेच दिया, आपने फर्नीचर बेच दिया, आपने घर से टीवी फ्रिज वीडियो सब बेच दिया, तो पैसा मिलेगा। एसेट बेचने से हमको पैसा मिलता है,
तो सिंपल सा रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चल बोल, आया क्या? कैश। गया क्या? एसेट। तो स्टूडेंट बताओ, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री पास फॉर सेल ऑफ एन एसेट? सिंपल सा बात पूछा है, घर पे बैठे बैठे आंसर दो, घर पे बैठे बैठे आंसर दो, जोर से बोलो आंसर। बोल दिया आंसर? हाँ, मुझे मालूम है तुमने क्या बोला। बोलू मैं तुमने क्या बोला? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट, यही बोला। अरे मैं लिख के दूं, तुमने यही बोला होगा कि सर इसका जर्नल एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। नहीं, ये एंट्री नहीं चलेगा। इसका जर्नल एंट्री मैं जैसे बोलूं ना वैसे बोलना, जोर से घर पे चिल्ला कर बोलो। स्टार्ट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, अरे बोलो ना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू एसेट। क्या जनरेटिव बोला? आप भी क्या बोलोगे? सर हमने वही बोला था। तुमने क्या बोला था? खाली कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट। और मैं क्या सिखा रहा हूं? राइट डाउन द जर्नल एंट्रीज। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। लीव वन लाइन, मेहरबानी करके एक लाइन ब्लैंक छोड़ना और फिर लिखना टू एसेट अकाउंट। क्या ये सोच रहे हो कि लाइन क्यों छोड़ा? क्यों भाई? जब एसेट तुम बेचोगे तो एसेट के बेचने से लॉस भी हो सकता है और एसेट के बेचने से प्रॉफिट भी हो सकता है। तुम 10 रुपए का चीज 12 में भी बेच सकते हो। मार्केट खराब रहा तो 10 का चीज 7 में भी बेचना पड़ेगा। तो अगर एसेट बेचने से लॉस प्रॉफिट होता है और होगा ही, तो वो लॉस प्रॉफिट एडजस्ट करने के लिए ये एक लाइन ब्लैंक छोड़ी थी। चल अमाउंट के साथ सिखाता हूं। एसेट 10 रुपए का बेचा 7 में, तो 3 रुपए का लॉस हुआ। तो ये जो लाइन खाली छोड़ी है आपने, इसमें लिखा जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, वो 3 रुपया। एग्जाम्पल चेंज। एसेट है 10 रुपए का, बेचा आपने 17 में। 10 रुपए का चीज 17 में बेचा, यानी कि यहां पर 7 का प्रॉफिट हुआ। यानी कि जो लाइन आपने छोड़ी है यहां पर, उसमें 2 कैपिटल रिडक्शन आएगा। लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट। हाँ तो बोलो स्टूडेंट्स, एक ही मिनट बोलो स्टूडेंट्स, अगर एसेट हम बेचे तो क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, leave one line to asset. Cashback account debit will be debited with the amount realized. Amount realized मतलब जितने में बेचा वो selling price. और asset will be credited with the book value. With the book value. और दोनों अमाउंट में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन। ये जो लाइन खाली छोड़ी है, इसमें कैपिटल रिडक्शन डेबिट भी हो सकता है और कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट लाइन ब्रैकेट में लिखो, नेक्स्ट लाइन जैसे नरेशन लिखते हो ना वैसे ब्रैकेट में लिखो, डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। घड़ी घड़ी अभी मैं ब्रैकेट में नहीं लिखाऊंगा, पूरे चैप्टर में समझ जाना। लीव वन लाइन, मैं घड़ी घड़ी बोलूंगा लीव वन लाइन, और जैसे ही लीव वन लाइन आया तो आपको समझ जाने का कि वो लाइन में एक ही नाम आएगा और वो है कैपिटल रिडक्शन। खत्म, समझिए बात? ओके। 6 ट्रांजेक्शन नंबर 6, पेमेंट ऑफ अ लायबिलिटी। इजी तो है यार। पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी का मतलब है हमने लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया, हमने पैसा चुका दिया। बैंक लोन मुझे देना था तो मैंने दिया, क्रेडिटर्स का पैसा देना था तो मैंने दिया। जब भी हम कोई भी लायबिलिटी पे करें, कोई भी, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, बैंक लोन हो, बैंक ओवरड्राफ्ट हो, बिल्स पेबल हो, कोई भी लायबिलिटी का जब पेमेंट होता है तो वो पैसा आता है कि पैसा जाता है? पैसा जाता है। तो द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी विल बी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। जो लायबिलिटी आप पे कर रहे हो उसका नाम डेबिट,
अगर आप क्रेडिटर्स का पेमेंट करते हो तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिटर्स आर द रिसीवर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। बिल्स पेबल का अगर आप पेमेंट करते हो तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो लायबिलिटी का पेमेंट करते हो वो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। लीव वन लाइन जरूरी है टू कैश मैनेजमेंट। ये वापस क्यों लीव वन लाइन? अरे लायबिलिटी के पेमेंट में भी तो लॉस प्रॉफिट होगा। मान लो कि आपके क्रेडिटर्स 10 रुपए के हैं, आपने क्रेडिटर्स को समझाया कि यार क्रेडिटर्स यार मैं पैसा देने को तैयार हूं लेकिन थोड़ा पैसा माफ कर दे, मेहरबानी करके ये 10 रुपए का सेटलमेंट 8 में कर दे। 10 का सेटलमेंट 8 में हुआ, 10 रुपए का सेटलमेंट 8 रुपए में हुआ का मतलब है आपको देने का था 10 लेकिन आपने सेटल किया 8 रुपया देकर, यानी कि यहां पर जो डिफरेंस आएगा 2 रुपए का डिफरेंस, दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन 2 CR, 2 रुपया। लेकिन यह भी तो पॉसिबल है कि 10 के बदले में आपको 11 रुपया देना पड़ा। क्रेडिटर्स बोल रहे हैं माफ तो हम 1 रुपया नहीं करेंगे, ऊपर से 1 रुपया एक्स्ट्रा लेंगे ब्याज का। तो देने का था 10 और दिया 11, इधर आपने 1 रुपया ज्यादा दे दिया तो वो 1 रुपये का लॉस हुआ, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आपको खाली एक लाइन छोड़ देने का, ऑफिशियली एक लाइन छोड़ो, और ये बात बराबर से याद रख लेना, जिधर जिधर लाइन छोड़ी है उधर एक ही नाम आएगा और वो नाम है कैपिटल रिडक्शन। या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। रिडक्शन हो गए हैं और 2 सिखा देता हूं आज के सेशन के लिए 8, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो बाकी बचे हुए 7। ओके, राइट डाउन ट्रांजैक्शन नंबर 7 ट्रांजैक्शन नंबर 7, सेल ऑफ खास लिखा है ये वर्ड, अनरिकॉर्डेड, सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या लिखा था? सेल ऑफ एसेट। एसेट मतलब एक रिकॉर्डेड एसेट जो मुझे मेरे बैलेंस शीट में दिखाई देता है। मेरे बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट है, इधर एसेट्स लिखते हैं। समझो कि इधर 3 ही एसेट है। नंबर 1 मशीनरी है, नंबर 2 बिल्डिंग है और नंबर 3 स्टॉक है। ये 3 एसेट ही है हमारे बैलेंस शीट में। और एडजस्टमेंट में आया, एडजस्टमेंट में लिखा है फर्नीचर इज सोल्ड, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹1000। बैलेंस शीट में तुम्हें फर्नीचर के नाम का एसेट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं बोलना, दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो जो एसेट आपके पास है, फिजिकली वो एसेट है मेरे पास, लेकिन वो मेरे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं दे रहा है। ये ऐसा कैसे? एसेट है तो भी दिखाई नहीं देता हूं। अरे यार ये बहुत पुराना एसेट था, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर करके पॉसिबल है कि उसका वैल्यू 0 हो चुका होगा, लेकिन फिजिकली तो वो एसेट है ना मेरे पास। तो वो एसेट हमने बेच दिया 1000 रुपए में, तो अगर इसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट इज सोल्ड। तो आज के बाद याद रखना, जब भी ये लोग कहे ना एसेट बेच दिया, एसेट बेच दिया, एसेट बेच दिया, तो मेहरबानी करके एक बार ऊपर बैलेंस शीट में नजर जरूर से डाल देना कि जो एसेट बेचा है वो ऊपर था क्या, ऊपर है क्या। और ऊपर अगर वो एसेट नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट बोलता है कि वो एसेट बेचा, देन दैट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट। और जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट बेचेंगे तो जितने में भी एसेट बेचा होगा, जितने में भी 1000 में, 200 में, 500 में, 2 रुपए में, 1 रुपए में, 10 पैसे में, जितने में भी एसेट बेचा होगा, जितने में भी, वो पूरा का पूरा अमाउंट अपने लिए प्रॉफिट की है। क्यों? क्योंकि एसेट का बुक वैल्यू तो 0 है, बैलेंस शीट में एसेट तो वो दिखता ही नहीं था। तो फर्नीचर जो आपने 1000 में बेचा, सॉरी, द बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर वो 0, यानी कि यू कैन से 0 का चीज 1000 में बेचा, 0 का चीज 0, और 1000 रुपए में बेच दिया तो पूरा 1000 हमारे लिए प्रॉफिट होगा। यानी कि सेल ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट का जर्नल एंट्री होगा, कैशबैक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला 10 रुपया, जितना भी मिला हो, एंड वो पूरा पैसा अपना प्रॉफिट है टू
कैपिटल रिडक्शन। अनरिकॉर्डेड एसेट बेचने से कभी लॉस नहीं होता, अनरिकॉर्डेड एसेट बेचने से कभी भी प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो एसेट का वैल्यू जीरो था, और जीरो का चीज तुम 10 पैसे में भी बेचोगे तो वो 10 पैसा भी प्रॉफिट का ही माना जाएगा। सो सेल ऑफ एन एसेट और सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट में फर्क है। सेल ऑफ एन एसेट मतलब वो रिकॉर्डेड एसेट था, एसेट बैलेंस शीट में था और फिर आपने वो बेचा, तो जो डिफरेंस है वो लॉस प्रॉफिट है। और यहां पर अनरिकॉर्डेड एसेट यानी कि वो एसेट बैलेंस शीट में है ही नहीं, वो एसेट बैलेंस शीट में है ही नहीं, यानी कि उसका बुक वैल्यू जीरो है, और जीरो का चीज आप 1000 रुपए में बेच के आए तो फुल 1000 प्रॉफिट होगा। समझ रहे हो? फाइन। ट्रांजैक्शन नंबर 8 लास्ट एंड करेंगे यहां पर, पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब वही लायबिलिटी जो आपके बैलेंस शीट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी पैसा देना पड़ेगा। हाँ, होता है ऐसा। जैसे कि एक सिंपल सा बात सोचो, तुम कार में कहीं पे जा रहे हो और आपने सिग्नल तोड़ दिया, अरे भूल से हो गया यार, रेड लाइट था और आप आगे निकल गए, और पुलिस ने आपको पकड़ लिया और सीधा कहा 500 रुपया फाइन भरो, और आपको 500 रुपया देना पड़ा। क्या आप जब घर से निकले थे तब आपको पता था क्या कि आपको फाइन भरना पड़ेगा? नहीं ना। आपके बैलेंस शीट में ऐसा लिखा होगा क्या पहले से ही कि मैं पुलिस को फाइन दूंगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन यार देना पड़ा। तो वो जो 500 रुपया आपने फाइन का भरा पुलिस को, दैट वाज नथिंग बट पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और जब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट होगा, तो पूरा का पूरा पैसा जो आपने भरा, 500 भरा तो वो 500 लॉस है। अगर वो पुलिस इंस्पेक्टर कहे कि 100 रुपया दो तो वो 100 रुपया लॉस है। अगर वो कहे कि 10 रुपये का फाइन भरो तो वो 10 रुपया भी लॉस ही है। सो द जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करो, बहुत बार ये ट्रांजेक्शन आया है। फुल लॉस हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ, बुक हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, and 2 cashback. Don't bring that liability का नाम into picture because that liability was an unrecorded liability. Transaction number 6 और 8, 6 पे ध्यान दें, 6 पे आप छठा ट्रांजेक्शन कौन सा था? पेमेंट ऑफ ए लायबिलिटी। तो वो सीधा समझ में आता है यार कि लायबिलिटी है क्रेडिटर्स और उसका मैंने पैसा चुकाया, तो एंट्री था लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, लीव वन लाइन टू कैशबैक बिकॉज दैट वाज रिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मतलब वो लायबिलिटी जो मुझे मेरे बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देता हो। मेरे बैलेंस शीट में 2 ही लायबिलिटी थी, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, और एडजस्टमेंट में आया कि आपने बैंक लोन का पेमेंट किया। अरे मगर बैंक लोन करके कोई लायबिलिटी मेरे बैलेंस शीट में है ही नहीं, दैट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। और वो जो भी पैसा आपने दिया उसका फुल पैसा लॉस ही है। That's all. That was all 8 transactions, not all, but 8 transactions we have studied in this particular session. Next session, I will start with transaction number 9. 9 से जाकर लेकर 15 तक जाएंगे, and the session will be over. ठीक है? Okay, fine. Goodbye, all of you. I will stop here for today. See you.